जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में हम वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं 2023-24 का। इसका फुल सोल्यूशन बोर्ड की कॉपी पर कैसे करना है, एक एक क्वेश्चन का बहुत बेहतरीन तरीके से हम आंसर लिख कर आए हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे कैसे आपको बोर्ड में कॉपी लिखना है। और यदि आप इस पूरे मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो तो आपका हिंदी में 70 में 65 बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इस पूरे मॉडल पेपर का पूरा सलूशन दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी और यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न का भी। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय देख लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे इसका फुल सोल्यूशन की बोर्ड की कॉपी पर कैसे लिखना है। एक एक क्वेश्चन को बताएंगे अच्छे से कैसे लिखना है। सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको बताएंगे। एकदम बेहतरीन तरीका क्या है कॉपी लिखने का, एकदम अच्छे से देख कर जाइएगा। बिल्कुल एकदम असली तरीका बताएंगे, जेन्युइन तरीका बताएंगे, जो टॉपर अपनाते हैं वही तरीका बताएंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है ना। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ में पूछे जाते हैं 20 अंक के यानी 20 मार्क्स के, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 20 मार्क्स के आप यूपी बोर्ड में आपके पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहला क्या करें कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है, तो द्विवेदी युग के लेखक है। मैं फटाफट बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको बता रहा हूँ, देन उसके बाद हम अच्छे से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को देखेंगे यानी कि वर्णनात्मक प्रश्नों को देखेंगे, ठीक। चलिए अगला करें, चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो जो है निबंध विधा की रचना है। गबन किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। और शुक्ल युग किसकी, मतलब शुक्ल युग की समय अवधि कब से कब तक है, 1919 से 1938 तक चला था शुक्ल युग। और शुक्लोत्तर युग 1938 से आगे तक चला था, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। और प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, आपको बताना है। प्रिय प्रवास किस युग की, द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की, द्विवेदी युग की। अगला करें, मधुशाला किसकी रचना है, तो जो है हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिता का मतलब नाम था हरिवंश राय बच्चन, उन्हीं की रचना है मधुशाला। उसके बाद देखिए यहाँ पर करें भारत भारती किसकी रचना है, तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किनकी है, मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर अगला करें, आधुनिक काल कब से कब तक चला था, तो 1843 से अब तक जहाँ पर लग जाए तो समझिएगा वही आंसर सही है, ठीक। अगला करें कि मतीराम किस युग के लेखक है, तो रीतिकाल के लेखक हैं। यहाँ पर कवि है, कवि मतीराम जो है कवि है, तो रीतिकाल के कवि है, ठीक। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास होता है यानी कि शोक होता है, मतलब कि खुशी जिसको बोलते हैं। हास यानी कि खुशी, प्रसन्नता, उसी को हास बोलते हैं, ठीक। चलिए, सुहा तोड़े पीठ पर श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आता प्रयोग प्रकाश, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इस पंक्ति में अलंकार बताना है। अलंकार आप जानती हैं, बहुत ज्यादा आसान है। मनो मानो जानो जानो जहां पर आ गया तो समझिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक। चलिए अगला क्रय, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, रोला छंद में बहुत ज्यादा आसान है, 4 चरण होते हैं। अगला कह रहा है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। उपसर्ग जो पहले लगते हैं यानी कि जो ये आम मतलब आकर्षण में पहले क्या लगा है, 2 शब्द को तोड़ेंगे यानी कि अंतिम शब्द जब पहले उपसर्ग का है तो मतलब कि ये अंतिम वाला शब्द ऐसा बनाइए कि उसका कोई मतलब निकलता हो। जैसे आ यहाँ पर काट दे रहे हैं तो इसका कर्षण का एक मतलब होता है। और यहाँ पर मान लीजिए कि आ का कहते हैं तो शर्ण का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं, तो कर्षण का मतलब होता है, इसलिए इसको हटा देंगे और इसके आगे जो लगा है वही आपका प्रत्यय सही हो जाएगा, आ इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला कह रहा है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर में आंसू का तत्सम होता है, क्या होता है, अश्रु होता है, बहुत ज्यादा आसान है। तत्सम जो होता है संस्कृत से रिलेट करता है, ठीक है ना। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्तृ नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि कर्ता की प्रधानता होती है। ताव्य शब्द में वचन और मतलब वचन और विभक्ति है, कौन सा है, चतुर्थ विभक्ति और बहुवचन है। उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है, सर्वनाम ही सीट जो होता है तो वही यहाँ पर वह जो है सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आता है आपके वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि खंड ब। इसमें 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला करें, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए 6 नंबर का। ये आपका गद्यांश दिया गया है, इससे रिलेटेड 3 प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले मतलब कि पहला करें कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए इसको कैसे कॉपी पर लिखना है, सबसे पहले अच्छे से समझिए। देखिए स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये चीजें तो आपको मतलब बोर्ड एग्जाम में नहीं दी जाएगी, ऐसा आपका दिया जाएगा कवर पेज भरने को। तो कवर पेज भरना सीख लीजिएगा, वीडियो बना दिया हूँ अच्छे से, तो ऐसा ही दिया जाएगा। उसके बाद ये सारे जो होंगे इतने मतलब कि ये नहीं रहेगा, सभी इस तरह लाइन वाला रहेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम किसका, वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब लिखा हुआ है ना, तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न और यहाँ पर ब्रैकेट में कर देंगे खंड ब। यही बेस्ट तरीका है, टॉपर ऐसे ही लिखते हैं जिसके कारण उनके 100 में 99 आते हैं, 98 आते हैं हिंदी में, ठीक। तो इसी तरीके से आपको भी लिखना है। उसके बाद फर्स्ट यहाँ पर प्रश्नोत्तर 1 कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर 1। और देखिए यही मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका, बेहतरीन तरीका है जो गद्यांश वाला कर रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख देंगे गद्यांश।
अच्छा यही तरीका है, एकदम टॉपर के जैसा, इसी तरीके से टॉपर लिखते हैं। अगर आप एवरेज हो तो इस तरीके को अब बदलो, अब टॉपर के जैसे लिखो। क्योंकि अगर आपका मान लीजिए कि लिखने का तरीका नहीं मालूम है तो आपको एग्जाम में 50 नंबर मिलेंगे, और लिखने का तरीका जान जाते हो तो 60 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये तरीका समझ लो, 10 नंबर इंक्रीज होते हैं आपके नंबर में लिखने के तरीके से, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये आपका गद्यांश हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका गद्यांश अंडरलाइन किया हुआ दिया गया है। इसका मतलब कि सबसे पहले हम संकेत लिखेंगे। संकेत में क्या करते हैं कि आगे का 2-3 शब्द ले लेते हैं और बाद का 2-3 शब्द ले लेते हैं। तो जैसे यह कोई है और उसके बाद होते हैं, तो यहाँ पर हम संकेत लिखकर लिख देंगे यह कोई, और डैश 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 लगाकर होते हैं लिख देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब नीचे आ जाएंगे। फर्स्ट नंबर में पूछा जाएगा था उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो हम फर्स्ट यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे संदर्भ, और संदर्भ में क्या लिखा जाता है देखिए, पहचाने की ट्रिक भी बता रहा हूँ, आपको कहीं नहीं खोजना, सारी चीजें इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। पहचाने की ट्रिक भी देख लीजिए कि आपका कोई सा भी गद्यांश आ जाएगा तो उसको पहचानेंगे कैसे, किस पार्ट से लिया गया है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे सारी चीजें, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है मित्रता, तो आप समझ ही जाएंगे कि ये मित्रता पाठ से लिया गया है। और जब मित्रता पाठ से समझ ही जाएंगे तो ये तो आप समझ जाएंगे कि इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो आपका संदर्भ हो ही गया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। बस इतना ही आसान प्रश्न आता है, केवल आपको दिमाग लगाना है। बोर्ड में भी सेम ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, ठीक। चलिए आपका संदर्भ हो गया। अब कह रहा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो देखिए यहाँ पर हमने व्याख्या किया है। देखिए कैसे व्याख्या करना है, अच्छे से देखिए, एकदम बिल्कुल अच्छे से देखिए क्या कर रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर में। तो देखिए 2 नंबर में हेडिंग बना के लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि 2 व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हो। यानी कि ये शुक्ल जी मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यदि 2 व्यक्तियों में मित्रता होती है तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि दोनों मित्र मतलब कि एक ही स्वभाव के हो, एक ही मूड के हो, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं है। उनकी रुचियां भी समान हो, और उनकी रुचियां भी समान हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। वरन विभिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है, ठीक। समाज में व्याप्त विभिन्नता देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। देखिए आजकल समाज में क्या चल रहा है कि जो कमजोर हैं वो शक्तिशाली से मित्रता कर रहे हैं, कि मतलब कि वो हमें थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। निर्धन व्यक्ति भी धनी व्यक्ति से मतलब कि मित्रता कर रहा है कि वो हमें सपोर्ट करेगा कहीं विषम परिस्थिति में, मतलब आज का समाज कह रहे हैं, तो ठीक है ना। लेकिन ये पहले के समाज में बता रहे थे कि मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 व्यक्ति की मतलब मित्रता होने के लिए एक ही स्वभाव के हो। जैसे श्री रामचंद्र जी बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन जो लक्ष्मण जी थे वो उग्र स्वभाव के थे, लेकिन दोनों में अच्छी मित्रता थी, अच्छी भाईचारा थी। तो यही बात मतलब जो है लेखक कहना चाहता है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 3 नंबर में कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो बताना है भाई साहब, अभी तो हमने बताया कि ये जो निर्धन जो है धनी की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं विभिन्नता देखकर, निर्बल शक्तिशाली की ओर, तो उसी चीज को इसमें लिख देना है। देखिए क्या लिखेंगे कि समाज में विभिन्नता देखकर ही व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति में होने वाले गुणों का अभाव उसे उस गुण के व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है। यानी कि जो आप में गुण का अभाव है उसके विपरीत जो अधिक गुणवान हो उसी व्यक्ति की ओर आप मतलब आकर्षित होते हैं। आज का समाज जो है आकर्षित होता है, ठीक है ना। चलिए अच्छे से इसका लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्रश्नोत्तर 2 आपका कर रहा है, ये आपका अथवा करके भी दिया जाता है, ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला कीजिए। देखिए ये जो है आपका ममता वाला पार्ट से लिया गया है, तो इसका आप संदर्भ भी लिख ही लेंगे और यहाँ पर व्याख्या भी अच्छे से कर देंगे। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है तो इसी में आपका इसका आंसर होगा, उसको खोज कर दे देंगे, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है कि चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा परुलंग गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तरि पाई। ये आपका दिया है आपका पद्यांश। पद्यांश इसमें क्या करें कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए इसी की आपको व्याख्या करनी है, जो अंडरलाइन किया गया है इसी की व्याख्या करनी है। तो देखिए कैसे इसका पहचानेंगे कि ये किस पार्ट से लिया गया है, यानी कि ये कौन से पार्ट का जो है पद्यांश है। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है ना सूरदास, तो आप समझ जाएंगे कि इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, सूरदास हो जाएंगे। और सूरदास जब समझ ही गए हैं तो सूरदास की एक ही रचना आपके बुक में दी गई है, वो है सूरसागर। तो आप अच्छे से समझ गए कि नहीं समझ गए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से अवतरित है। संकेत जैसे मैंने बताया, आगे का 2 शब्द और बाद का 2 शब्द वैसे ही लिख देना। प्रश्नोत्तर 2 पद्यांश सेम इसी प्रकार से लिखकर उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर में रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। इसमें क्या करना था कि बहिरे सुने गूंगे
पुनि बोले रंग चले से छत्र धरे। तो इसमें क्या करें कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जो है उनकी कृपा हो जाने पर बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। इनकी कृपा हो जाने पर दरिद्र व्यक्ति यानी कि गरीब व्यक्ति भी अपने मतलब सिर पर छत्र धारण कर राजा बनकर घूमने लगता है, यानी कि राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले रंग चले से छत्र धराई। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, यानी कि श्री कृष्ण की उपमा दी जा रही है, इसमें उनकी बड़ाई की जा रही है तो उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जहाँ बड़ाई की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। चलिए अच्छे से उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कह रहा है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थलीय अस्ति यह नगरी संस्कृत भाषा और मतलब संस्कृत भाषा और संस्कृति का भारतीय संस्कृति का केंद्र स्थल है। इतव संस्कृत मामले सहित संस्कृत आलोक परिषद यहीं की संस्कृति मतलब कि लोक में सभी जगह प्रसिद्ध है। मुगल युवराज द्वारा सिको अंतर्गत भारतीय दर्शन शास्त्र नाम अध्ययन करो। मुगल द्वारा सिका मतलब मुगल युवराज द्वारा सिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सतेषाम ज्ञानं च पवित्रता सतेषाम उपनिषदम अनुवादम फारसी भाषा में करो, यानी कि वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करा था। समझ गए ना? समझ गए तो अब आइए देख लेते हैं कि इसको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कैसे लिखना है। 5 नंबर का है। इसी तरीके से यही आसान तरीका, केवल आपको अच्छे से दिमाग लगाना है, आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। दिमाग लगाओगे अच्छे से। देखिए ये नगरी नगरी आ रहा है ना बार बार, ये नगरी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर नगरी आ रहा है तो समझ ही जाएंगे कि किस नगरी की आपकी एक ही नगरी का मतलब बुक में दिया है, वो है वाराणसी। वाराणसी का ही दिया है, वाराणसी का ही दिया है तो आप समझ ही जाएंगे कि ये वाराणसी वाले पार्ट से लिया गया है। अब आप कैसे लिखेंगे इसका संदर्भ? ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश, सबसे पहले इस तरीके से हेडिंग बना लेना अच्छे से, वरना इसको छोड़ दोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं दिए जाएंगे, तो ये जरूर बना लेना। और प्रश्नोत्तर संख्या हमेशा ध्यान देना कि 3 नंबर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 लिखे ही लिखे, वरना 4 यहाँ पर लिख दोगे तो आपके 0 नंबर दिए जाएंगे, तो ये चीजें ध्यान देना, ठीक। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर जो गद्यांश लिखे वो बल्कि यहाँ पर एक बेस्ट तरीका ये रहेगा कि यहाँ पर लिखना कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, ठीक है ना। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से अवतरित है, ठीक। चलिए उसके बाद मैंने अनुवाद बता ही दिया कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा के केंद्र स्थल है और यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला। मुगल युवराज दारासी को यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि अपने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया था। अच्छे से मैंने आपको समझा ही दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर अथवा करके भी एक दिया गया है भारतीय संस्कृति पाठ से, इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि संस्करणम संस्कृति ये बार बार आ रहा है तो समझ ही जाएंगे कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पर भी देखिए संस्कृति का जिक्र हो रहा है, तो बस समझने की देरी है, मतलब थोड़ा थोड़ा आप समझोगे, दिमाग लगाओगे तो पेपर कोई मतलब तोप नहीं होता है, बहुत ज्यादा आसान आता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 4 नंबर में कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का देखिए, मानव हित्वा प्रियो भवत, क्रोधम हित्वा न शोचयत, कामा हित्वा अथवान भवत, लोभम हित्वा सुखी भवेत। फिर अथवा करके एक और दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे वदानि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो देखिए हम 4 नंबर का अथवा वाला आपको बता रहे हैं कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे प्रश्नोत्तर 4 और यहाँ पर संस्कृत पद्यांश लिखेंगे, उसके बाद अथवा नीचे लिख देंगे। अथवा लिखना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि आप अथवा वाला कर रहे हो, ठीक। तो अथवा लिख देना अच्छे से। उसके बाद लिखना संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश संस्कृत पद्यांश या फिर श्लोक भी लिख सकते हो, इस जगह पर आप श्लोक भी लिख सकते हो क्योंकि ये श्लोक है। यहाँ पर लिख सकते हो प्रस्तुत श्लोक या फिर पद्यांश लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। उसके बाद हिंदी में अनुवाद क्या लिखोगे, यहाँ पर देख लो। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामय यानी कि सब निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यानी कि सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने, ठीक। तो इसी को यहाँ पर लिख दिया गया अच्छे से कि सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने, तो इसी को लिख दिया अच्छे से। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर संस्कृत पद्यांश यानी कि श्लोक वाला हल करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर 5 नंबर में करा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। 3 नंबर का। तो वो बहुत सारे मतलब कि अलग अलग जिलों का अलग अलग खंड काव्य होता है, लेकिन हमें तो नहीं पता कि आप किस जिलों से मतलब कि उत्तर यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हो या फिर जिस भी जिले से देख रहे हो, तो उस जिले का मतलब कि अपने टीचर से पूछकर खंड काव्य तैयार कर लेना है। आपको अब मालूम ही होगा खंड काव्य, क्योंकि आप 10th में हो तो इतना तो मालूम ही होगा कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य लगता है। तो जो लगता है वो उसी को जाकर लिख दोगे तो आपका यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से उसी को तैयार कर लेना। उसके बाद देखो
हमारे ज़िले में जो लगता है कर्ण खंडकाव्य लगता है। तो देख लो थोड़ा कि हम कैसे लिखे हैं खंडकाव्य को, ये भी देखना ज़रूरी है कि खंडकाव्य को कैसे लिखना है, 3 नंबर का है तो कितने पेज में लिखना है, ये चीज़ें जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? तो यहाँ पर 6 नंबर में पूछा जाता है कर्ण खंडकाव्य के आधार पर धूर्त सभा में द्रौपदी सर का सारांश लिखे, या फिर 2 नंबर में कहता है कि कर्ण खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोनों में से कोई एक करना होता है, तो हम 2 नंबर वाला कर रहे हैं। तो देखिए 6 का यहाँ पर 2 नंबर लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्नोत्तर 5 और इस तरीके से खंडकाव्य जैसे मैंने बताया उस तरीके से भर देना। उसके बाद यहाँ पर किसका चरित्र चित्रण आपको करना था, इस जो है श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करना था। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे कि श्री कृष्ण खंडकाव्य के एक उदार चरित्र पुरुष हैं, वे एक उदारी मतलब कि अवतारी पुरुष और भगवान के रूप माने जाते हैं। उनके चरित्र की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, मतलब कि उनको एक भगवान का रूप माना गया है, ठीक है ना? किसको? तो श्री कृष्ण को, ठीक। यहाँ पर अगला करा है कि कूटनीतिज्ञ, यानी कि वो जो थे कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है ना? कर्ण खंडकाव्य के प्रमुख घटनाओं में श्री कृष्ण का विशेष हाथ है। वे पांडवों के परम हितैषी हैं। कृष्ण हर पल उनका ध्यान रखते हैं तथा समय समय पर उन्हें सचेत भी करते हैं। शत्रु को साम दाम दंड भेद की नीति द्वारा वश में करना ये भली प्रकार जानते हैं, ठीक है ना? ये बहुत मतलब कि चालाक थे, ये बांसुरी बजाने वाले बहुत चालाक थे। ये क्या करते थे कि शत्रु को साम दाम दंड भेद की नीति द्वारा वश में कर लेते थे, समझते हैं ना? तो ये बहुत चालाक थे, मतलब कि चतुर थे और वीर भी थे, ठीक है ना? इन्होंने महाभारत के युद्ध में एक ऐसे व्यक्ति मतलब कि ऐसे एक यही भगवान थे जिन्होंने स्वयं ललकार करके कह दिया था कि हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ, ठीक है ना? तो यही एक ऐसे भगवान थे जिन्होंने स्वयं कह दिया था कि हाँ मैं ही ब्रह्म हूँ, ठीक है ना? तो मतलब ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, लेकिन इनकी वीरता को कोई माप नहीं सकता, ठीक। चलिए यहाँ पर अगला करें परिस्थितियों के मर्मज्ञ। परिस्थितियों के मर्मज्ञ यानी कि परिस्थितियों को जानने वाले। इसमें क्या लिखेंगे कि श्री कृष्ण तो भगवान है, वे त्रिकालदर्शी है, भविष्य दृष्टा है तथा परिस्थितियों को भली प्रकार समझने में सक्षम है। यहाँ पर वे भली प्रकार जानते हैं कि भली भांति जानते हैं कि धर्म युद्ध में कर्ण को कोई नहीं मार सकता। जानते हैं कि धर्म युद्ध में कर्ण से मतलब कर्ण अद्वितीय है, उसके बाद कोई नहीं है धर्म युद्ध में, ठीक है ना? तो जानते ही थे कि उसको कोई नहीं मार सकता धर्म युद्ध में। चलिए उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पराक्रम प्रेमी। इसमें लिखेंगे श्री कृष्ण पराक्रम प्रेमी एवं शूरवीर पुरुषों का निष्पक्ष होकर प्रशंसा करते हैं। वे कर्ण को अपराजय योद्धा समझते तथा उसके शौर्य की भी प्रशंसा करते हैं। उसके बाद मायावी, कृष्ण की माया से महाभारत के सभी योद्धा परिचित है। वे महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ के साथी बने हैं और उन्हें अस्त्र शस्त्र न उठाने की भी प्रतिज्ञा की है। तो इस तरीके से देखिए खंड काव्य 3 नंबर का पूछा जाता है, तो कम से कम 3 से 4 हेडिंग बनाना है भाई, बस यही आपसे समझाना था आपको, ठीक। चलिए अगला करें प्रश्नोत्तर 6 के क्रम में दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों में से किसी एक का करना है और तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2024 बोर्ड में यही तीनों पूछे जाएंगे, 1000% की गारंटी ले लो, ठीक है ना? यही पूछे जाएंगे, तैयार करके चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हम किनका सॉल्व किए हैं, ये मतलब कि किनका लिखे हैं, तो इससे आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ जीवन परिचय कैसे लिखना है। 3 नंबर वाला लिखे हैं, तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर 6 का क लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे लेखक परिचय और इसमें यहाँ पर 3 नंबर हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर एक लाइन छोड़कर बनाएंगे जीवन परिचय और जीवन परिचय बनाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ पर साइड से यहाँ पर एक छोटा सा ब्रैकेट बना देंगे और इसमें लिखेंगे संक्षिप्त परिचय, यानी कि जो जिस भी लेखक का या फिर जिस भी कवि का आप जीवन परिचय लिख रहे हो तो उसका क्या करना है कि आपको संक्षिप्त परिचय बना देना है। इसका मतलब यानी कि उनके नाम, पिता माता, जन्म स्थान, मृत्यु और रचनाएं लिख देना है, वही आपका संक्षिप्त परिचय हो जाता है। इससे आपके 5 में 5 नंबर फुल दे दिए जाते हैं, वरना नहीं लिखोगे तो आपको 4 नंबर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ भीतर कहीं पर मिस्टेक किया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्जामिनर नहीं पढ़ते हैं, इसी से आपके नंबर देते हैं। तो इसको लिखना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर इसी तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। ब्लैक पेन से जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ब्लैक पेन से लिख देना अच्छे तरीके से, सेम इसी प्रकार से बस आपको यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है, ठीक। उसके बाद जीवन परिचय जैसे ही आप खत्म कर दोगे, देखिए यहाँ पर अच्छे से मृत्यु भी ब्लैक पेन से लिखना है और जैसे ही खत्म कर दोगे तो आपको एक रचना लिखने को कहता है। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा है ताकि आपको याद रहे, तो एक ही लिखना होता है। एक लिखोगे तो आपको यहाँ पर रचना का 2 नंबर मिल जाएगा और इसका 3 नंबर मिलेगा, यानी 3 और 2 5 नंबर मिलेगा। केवल एक रचना लिखोगे तो उनका 2 नंबर मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा रचना भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पर, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिसने नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना? तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर कवियों का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए।
5 नंबर का, ठीक। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और महाकवि सूरदास, तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय कर देना है, 5 नंबर का है। तो आइए देखते हैं हम किनका किए हैं। प्रश्नोत्तर 6 के ख में किए हैं कवि परिचय गोस्वामी तुलसीदास का। तो देख लीजिए सेम इसी प्रकार से आपको मतलब कि कवि का भी परिचय देना है। यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिखकर सेम इसी प्रकार से जन्म को, यहाँ पर ग्राम को, पिता माता के नाम को हाईलाइट करके अच्छे से लिख देना है। उसके बाद मतलब कि इनके गुरु जो थे उनको भी हाईलाइट कर देना है। विवाह रत्नावली के साथ हुआ, इनको भी हाईलाइट कर देना है। 80 घाट यहाँ पर सन 1623, ये एग्जामिनर को पहले ही दिख जाते हैं हाईलाइटेड पॉइंट, तो इसी से आपके नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद एक रचना लिख दोगे, 2 नंबर इसका मिल जाएगा, 3 नंबर इसका मिल जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक। अच्छे से इसी तरीके से लिखना। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपका संस्कृत गद्यांश मतलब संस्कृत से प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर करें अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो देखिए ये कौन वाला किए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने संस्कृत प्रश्नोत्तर लिखा है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर श्लोक लिखा है तो श्लोक क्या वाला यहाँ पर चेक कर लेते हैं, लेकिन प्रश्नोत्तर सही सही लिखा है ना, तो सही हो जाएगा, ठीक। चाहे आगे लिखो चाहे पीछे, प्रश्नोत्तर संख्या सही चाहिए। देखिए यहाँ पर 8 डाला है, यहाँ पर 7 डाला है, तो पहले इसको चेक कर लेते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखे। तो वर्णम वर्णम वापि जो मतलब बंधनम वर्णम वापि जो वापि पराजय भी तो समोवीरा वीरभाव ही भी, तो अच्छा से लिखा, 2 नंबर यहाँ पर भी मिल गए इनके अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 नंबर का ये पूछा गया था। चंद्रशेखर का आशित वीरा वीर 4 दिया था, 4 में से 2 करना था, दोनों एक एक नंबर का था। चंद्रशेखर का आशित वीरा किरण पूजते, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त से आशित वीरा वीरण पूजते। यहाँ पर देखिए 3 और 4 यहाँ पर अच्छे से डाल दिया, इससे यही बेस्ट तरीका है आपको लिखने का। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 7 नंबर का। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद के कारण निवारण, जनसंख्या लाभ और हानि, नारी सशक्तिकरण। और मैंने आपको बताया भी था, देख लीजिए सेम मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में या फिर बहुत वीडियो में कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय तैयार कर लो, आतंकवाद के कारण एवं निवारण तैयार कर लो। और ये तीनों निबंध मैंने अच्छे से बताया था कि इन्हीं तीनों को तैयार कर लो। 1000% बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखिए यहाँ पर मॉडल पेपर में भी सेम यही पूछ दिया गया है। मैं जो बताता हूँ गारंटी के साथ बताता हूँ और बोर्ड एग्जाम में आता है वही क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है ना। 7 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पर आतंकवाद के कारण एवं निवारण हम लिख रहे हैं निबंध 9 का। यहाँ पर प्रश्नोत्तर 9 निबंध लिख देंगे। 2 नंबर वाला करें आतंकवाद के कारण एवं निवारण, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद रूपरेखा लिखेंगे। देखिए इस तरीके से प्रस्तावना में, यहाँ पर प्रस्तावना आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, भारत में आतंकवाद, आतंकवाद का समाधान, उपसंहार, इसी प्रकार से आपको निबंध लिखना है। देख सकते हैं प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर मध्य भाग लिख दोगे अच्छे तरीके से। मतलब 2.5 पेज में आपको निबंध जो है लिखना है बोर्ड में। 2.5 पेज लिखोगे, आपके 7 नंबर बिल्कुल आराम से दिए जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से आपको लिखना है अच्छे तरीके से, ठीक। चलिए इस तरीके से निबंध की बहुत बेहतरीन वीडियो हमारे चैनल पर है, तो जाकर देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद यहाँ पर पत्र लेखन की भी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर है, तो जाकर देख लीजिएगा। पत्र लेखन का भी 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो वीडियो बहुत सारी प्रोवाइड कर दिया हूँ अच्छी जाकर देख लोगे तो आपका 4 और 7 चाहिए 11 नंबर बिना याद किए मतलब ठीक से बता दिया हूँ, अच्छे से फिक्स हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।